Assalamu alaikum everyone. Today topic is about school of thought. Structuralism is the first part of school of thought. Structuralism proposed by Edward Titchener. एडवर्ड टीचनर वो पर्सन था जिसने प्रपोज किया था स्ट्रक्चरलिज्म को, जो हमारी साइकोलॉजी में फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चरलिज्म को लेके आया था। टीचनर क्या कहता है? टीचनर कहता है कि हमारे स्कूल ऑफ थॉट टोटली बेस करते हैं ऑन कॉन्शियसली एक्सपीरियंस इनटू द बेसिक एलिमेंट्स। बेसिक एलिमेंट्स पे इसने काम किया। इसका मेन जो सा पॉइंट था वो ये था कि हम हर चीज़ को स्ट्रक्चर के बेस पे देख रहे होते हैं। हमारी जो बेसिक एलिमेंट है वो स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल हमारी सेंसेशन है, हमारी फीलिंग्स हैं, इमेज हैं, इन सब चीज़ों को हम एज अ स्ट्रक्चर जो है वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं। हमारी जो मेन पॉइंट होता है वो स्ट्रक्चर पे हम बेस कर रहे होते हैं। अब कॉन्शियसली एक्सपीरियंस कैसे करना है? वो कहते हैं आपके प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में जो भी चीज़ हो रही होती है वो आप एज अ बेसिक एलिमेंट जो हमारे सेंसेशन, फीलिंग एंड इमेज है उसको एज अ स्ट्रक्चर के तौर पे डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शनलिज्म। दोनों को हम स्टडी करके फिर कंपेयर करेंगे कि इसकी एग्जांपल में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फंक्शनलिज्म जो कि प्रपोज किया था विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स कहता है कि जो हमारा काम होता है हम उसको एज अ फंक्शन के तौर पे बेस करता है, फंक्शन पे लेते हैं एज अ पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस। जितना भी हमारा प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड होता है हम उसको एज अ फंक्शन एंड पर्पस के तौर पे डिटेक्ट करते हैं। क्या स्ट्रक्चरलिज्म का मेन पॉइंट स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनलिज्म का मेन पॉइंट फंक्शन पे बेस करना है। ये स्ट्रक्चर पे बेस करता है और फंक्शनलिज्म फंक्शन पे बेस करता है। अब एग्जांपल ले आते हैं हम एवरीडे लाइफ की। एवरीडे लाइफ में क्या होता है, जब हमारे पास फर्स्ट टाइम बुक आती है, जैसे ही हमारे पास बुक आती है हम उसको क्या करते हैं, हम उसका साइज देखते हैं। फर्स्टली उसके जो प्रोफाइल फ़ोटो होती है, जो उसकी पेज फ्रंट पेज होता है हम उसको देखते हैं, उसका टाइटल पेज देखते हैं, हम उसका कलर देखते हैं, इवन के बुक की कंडीशंस देखते हैं। अगर हम इन चीज़ों को सबको देख रहे हैं इट्स मीन हम स्ट्रक्चरलिज्म पे काम कर रहे हैं। हमारा पॉइंट स्ट्रक्चरलिज्म पे है बिकॉज वी पॉइंट आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बुक। Okay, then we focus on the read of the book and see the topic and purpose of all topics। जब हम आउटलाइन को इन डीप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं दैट वी फोकस ऑन द फंक्शन। जब हम किसी भी चीज़ की इन डीप उसके पर्पस पे डिपेंड करते हैं दैट वी फोकस ऑन फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनलिज्म विच आर प्रपोज्ड बाय विलियम जेम्स। साइकोलॉजी के फर्स्ट टू स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म है जो कि अंडरस्टैंड हो गए हैं। नेक्स्ट इनकी टर्म्स देखते हैं हम, इसमें मजीद कौन सी टर्म्स आती हैं। स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो से हैं वो बेस करते हैं इंट्रोस्पेक्शन पे। व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? आपने फुली केयरफुल केयरफुल होता है बहुत एहतियात से, सिस्टेमेटिकली स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप को आपने पहले देखना है, नेक्स्ट स्टेप एंड थर्ड वन, इस तरह आपने सब स्टेप्स को देखने हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मीन कि आपने अपने आप की स्टडी करनी है, अपने आप को जांचना है, अपने आप के अंदर फॉल्ट्स एंड जितने भी आपके फॉल्ट्स हैं या आपके जितने भी साइंस हैं, जो कुछ भी आपके वो आपने ऑब्जर्व करने हैं। और वंस ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अब कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात आ जाती है, ये हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक में डिटेल बताएंगे। So, introspection is a part of structuralism and Darwin theory. चार्ल्स डार्विन ने ये प्रपोज की थी। एक्चुअली जो फंक्शनलिज्म का जो सा फाउंडर है जिसने प्रपोज किया था विलियम जेम्स, उसको वो बहुत लाइक करता था डार्विन की थ्योरी को। वो उसे बहुत पसंद था, डार्विन खुद भी बहुत पसंद था और वो डार्विन की थ्योरी को तो बहुत ज़्यादा लाइक करता था। तो एक्चुअली डार्विन की थ्योरी क्या कहती है? डार्विन की थ्योरी है भी बहुत इंटरेस्टिंग। डार्विन कहता है कि कोई भी लिविंग थिंग, उसमें चाहे एनिमल हो, प्लांट हो या ह्यूमन बींग्स हो, वो कहता है कि अगर वो सर्वाइवल कर रहा है किसी एक करेक्टरिस्टिक्स के साथ, वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होगी जो उसे प्रोवाइड करेगी सर्वाइवल करने के लिए, और नॉट फॉर अ सर्वाइवल बट आल्सो पास ऑन द न्यू जनरेशन। उस करेक्टरिस्टिक्स को लेके वो न्यू जनरेशन में भी पास आउट हो जाए। तो वो कहता है ये होती है डार्विन की थ्योरी। असल में इसकी एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ डार्विन असल में कहना क्या चाह रहा है।
अगर आप एवरीडे एग्जांपल लेते हैं इसकी, बुक्स वाली एग्जाम्पल्स आप लोगों को बुक्स में मिल जाएंगी, उधर से आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। बट एवरीडे एग्जाम्पल का फ़ायदा क्या होता है कि आपको अंडरस्टैंड हो जाती है वो चीज़, आपके वो टर्म जो उनसे है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, एवरीडे एग्जाम्पल ये है इसकी डार्विन की थ्योरी की। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में रैट है और आप रैट से बहुत ही तंग आ चुके हैं। अब आप उस रैट के तंग आने से उसके लिए कोई ना कोई मेडिसिन ढूंढेंगे, कोई ना कोई पाउडर मिल जाएगा आपको। आपको कोई कहेगा कि ये पाउडर दे, किसी भी चीज़ पे रख के लगा दे और वो रैट मर जाएंगे। आप ऐसे ही करेंगे, आप फ़ौरन से आएंगे और उसे किसी ना किसी फ्रूट पे, किसी पोटैटो पे या किसी भी खाने की चीज़ पे लगाएंगे उस पाउडर को और रख देंगे। क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपको रैट मिल जाएंगे, मरे हुए मिलने शुरू हो जाएंगे, उनकी बड़ी बड़ी तेज़ी से डेथ हो रही होगी। आप खुश होंगे, वो डेथ रेट देखेंगे, आप खुश होंगे, वो काम खत्म हो गया, आपके रैट खत्म हो गए। अगर उन रैट में से जिन सब ने ये पाउडर खाया है, कोई एक रैट ऐसा हो जिसने वो पाउडर भी खाया है और पाउडर खाने के बावजूद वो फिर भी जिंदा रहा है, दैट इज अ सर्वाइवल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसने सर्वाइवल कर लिया उस पाउडर के साथ। और ना फिर सर्वाइवल करना है उसका, आपको पता चलेगा अगले सीजन आपके पास और ज्यादा रैट आ रहे होंगे, मीन के उसकी जनरेशन पास आउट भी हो चुकी है। अब वो जो न्यू जनरेशन के जितने भी रैट होंगे, अब आप लोगों ने देखना है उन जितने भी रैट्स को आप पाउडर लगा के देख लें बेशक। अच्छा जी, आप लोगों ने देखना है कि वो जितने भी आपके पास न्यू रैट आए होंगे ना, उन सबको वो पाउडर खिला के देख लें, वो कोई एक भी नहीं मरेगा, क्योंकि वो उस करेक्टरिस्टिक्स को लेकर सरवाइव कर चुके हैं। अब वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास आउट हो चुका है, अब लिहाजा आप लोगों को कोई और चीज़ लानी होगी जिससे वो उनकी डेथ रेट होगी। ठीक है, ये एक्चुअली पर्पस था डार्विन की थ्योरी का, ये मेन पर्पस था। ओके ओके, थर्ड वन हमारे पास आता है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस इज प्रपोज बाय सिगमंड फ्राइड। फ्राइड ने क्या कहा, फ्राइड जो है वो टोटली बेस करता है अनकॉन्शियस पे। जो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट फर्स्ट था वो स्ट्रक्चरलिज्म था, सेकंड वन हमारे पास फंक्शनलिज्म एंड थर्ड वन हमारे पास साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस पे और काफ़ी जो उनसे थे फिलोसफर उन्होंने भी काम किया, बट मेन काम जो था वो फ्राइड का था। उसमें उसने कहा कि टोटली जो साइको एनालिसिस है ना आपका, वो बेस करता है आपके अनकॉन्शियस में, कि जो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस लेवल पे होती हैं वो आपके सारी लाइफ में प्ले कर रही होती हैं, कोई भी रोल प्ले करना है उसने। अच्छा, अब पहले भी हमने जो किया स्ट्रक्चरलिज्म में कॉन्शियस लेवल था, फंक्शनलिज्म में भी कॉन्शियस था, तो इसमें उन्होंने कहा कि टोटली अनकॉन्शियस है। व्हाट इज अ कॉन्शियस अनकॉन्शियस? ये एक्चुअली 3 टर्म्स हैं, कॉन्शियस, सब अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। ओके, कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस हमारी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है। प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड मतलब आपके माइंड में उस टाइम, जिस टाइम पे आप कुछ भी सोच रहे हैं, आपके जो चीज़ भी आपके उस टाइम पे माइंड में आएगी, दैट इज योर कॉन्शियस लेवल। ओके, व्हेन दिस थिंग्स इज रिप्रेस ऑन योर माइंड, आपके माइंड में जो चीज़ उस टाइम पे नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, दैट इज योर अनकॉन्शियस, दैट इज योर अनकॉन्शियस। एंड सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस वो दरमियान का लेवल होता है आपके, जिसमें आप चीज़ें भूल भी चुके हैं और नहीं भी भूले, मीन कि आपको थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ती है और फ़ौरन से आपके कॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियस लेवल माइंड के आ जाती है वो बात। अब इसकी एग्जांपल से हम कर लेते हैं, एवरीडे लाइफ की एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की समझ आएगी। कॉन्शियस लेवल, जैसे कि मेरा कॉन्शियस लेवल इस टाइम मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा कॉन्शियस लेवल है। अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं कहूँगी मैं टीच कर रही हूँ, दैट इज़ योर कॉन्शियस लेवल। अगर मेरी लाइफ के चाइल्डहुड ट्रॉमा है कोई और वो मेरे माइंड में बिल्कुल रिप्रेस कर चुकी हूँ मैं, दैट इज़ माई अनकॉन्शियस लेवल। एंड कोई मेरे से आके कहता है कि आप अपना फ़ोन नंबर बताएं, तो मुझे थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी, तब मैं फ्लो में बोलूँगी अपना नंबर। मतलब कि थोड़ी सी एफर्ट से आपके फ़ौरन स्टेट ऑफ कॉन्शियस लेवल में चली जाती है जो बात, दैट इज़ योर सबकॉन्शियस। ये हमारे माइंड के 3 लेवल होते हैं, फ्राइड का कहना है ये।
ठीक है। उसके अलावा साइकोएनालिसिस में ड्रीम्स पे काम हुआ। अब जो फ्राइड था ना, एक्चुअली उसने काम बेसिकली किया था अनकॉन्शियस पे। उसने कहा था हमारी हर चीज़ जो उनसे होती है ना, वो माइंड के अनकॉन्शियस में चली जाती है। तो एक्चुअली इसका ड्रीम्स वाला भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी अनकॉन्शियस पे टोटली करता है। वो कहते हैं हमारे ख्वाब जो बन के आते हैं ये हमारी अनकॉन्शियस होते हैं। कैसे? वो कहता है जो बातें हम भूल चुके होते हैं हमारे दिमाग में रिप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं, और वो फिर अनकॉन्शियस लेवल में जाने के बाद वो ख्वाब की सूरत में हमारे पास दोबारा आते हैं। उसका कहना है कि जितने भी हमारे ड्रीम्स हैं वो हमारे अनकॉन्शियस हैं। ओके, उसके बाद फ्राइड ने 3 टर्म्स दी हमें। 3 टर्म्स उसने क्या कहा? उसने कहा कि इट, ईगो एंड सुपर ईगो, जो कि बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं। अब हम ये समझते हैं इट, ईगो एंड सुपर ईगो क्या है। इट का जो प्रिंसिपल है ना वो प्लेयर है। इट वाला पर्सन, अब आपने खुद भी अपने आप को यहाँ एवरीडे लाइफ को आपने खुद अपने आप को इसमें जज करना है कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ओके, इट पे, ईगो पे एंड सुपर ईगो पे। इट वाला वो कहता है पर्सन होता है वो प्लेयर प्रिंसिपल होता है। उसे नहीं पता होता उसने क्या करना है क्या नहीं, बस उसका मेन मकसद प्लेयर सीकिंग होती है। उसकी सीकिंग है कि मैंने प्लेयर करना है। ठीक है। ईगो वाला जो पर्सन होता है ना वो डिसीजन मेकिंग होता है, वो हर काम में डिसीजन लेता है, डिसीजन ढूंढता है। और सुपर ईगो वाला जो पर्सन होता है वो मोरल प्रिंसिपल होता है। अब एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ये बहुत ही क्लियर कट हो जाएगा। अच्छा जी, ईट वाला, अब एक बच्चा है, ठीक है, वो भाई शॉप पे गया है। शॉप पे जाने के बाद उसे वहाँ पे बॉल पसंद आ गई है। अब उसके पास नहीं है मनी, ठीक है, उसे परचेज करने के लिए उसके पास मनी नहीं है। वो क्या करेगा? अगर तो वो वहाँ पे जाके चोरी कर लेगा। दैट इज इट। उसका प्रिंसिपल क्या हुआ? प्लेयर। उसने अपने आप को खुश करना है। उसे ये नहीं पता कि ये बात अच्छी है या बुरी है, हालांकि उस बच्चे को बताया गया होगा, लेकिन उसकी प्रिंसिपल क्या है कि आपने प्लेयर सीख करना है। ठीक है। अब सुपर ईगो पे आ जाए आप डायरेक्टली। सुपर ईगो वाला पर्सन क्या करता है? मोरल प्रिंसिपल होता है। अब वही बच्चा अगर सुपर ईगो में होगा तो वो क्या करेगा? वो कहेगा नहीं, चोरी नहीं करनी, परचेज करना है मैंने ये। वो घर जाके मनी लेके आएगा और उसे परचेज करेगा। दैट इज मोरल प्रिंसिपल। ठीक है। उसका मेन पॉइंट होगा कि मोरालिटी हमारी खराब नहीं होनी चाहिए, हमारे इखलाक खराब नहीं होने चाहिए, ये चीज मिले या ना मिले। ठीक है। दैट इज इट एंड सुपर ईगो। अब क्या होता है, बाज दफा आपका दिल प्लेयर को भी कर रहा होता है और मोरल वैल्यू को भी आपने रखना होता है। मतलब कि आपका दिल होता है कि मैं प्लेयर भी सीख करूं और मोरल वैल्यू भी मेरी खराब ना हो। देन वो पर्सन मूव कर जाता है ईगो में। देन पर्सन मूव इनटू द ईगो। ईगो में अब वो डिसीजन करता है। डिसीजन लेना होता है उसने कि कैसे इस चीज़ को मैंने लेना है। ठीक है। ये एक लॉन्ग टॉपिक है। आगे जो सा फ्राइड था इसने डिफेंस मैकेनिज्म दिए हमें कि कैसे वो डिसीजन करता है। इंशाल्लाह इस पे जब अलग से जब मॉडल्स आएंगे, आपके पास साइकोएनालिसिस मॉडल आएगा, उसमें हम इन डिटेल बात करेंगे कि वो कैसे वो पर्सन जो है वो डिसीजन लेगा, कैसे अपने आप को डिफेंस करेगा। ये डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइड के डिफेंस मैकेनिज्म, आई थिंक सो 8 डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि फ्राइड ने हमें दिए थे। तो उससे इंसान जो सा है वो अपने डिसीजन लेता है। कोई ना कोई एक लाजमी इंसान चूज कर रहा होता है। उसमें उसके नेम आपको बताती हूँ, लाइक द प्रोजेक्शन, रिप्रेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, रिप्रेशन है इसमें, और बहुत से 8 हैं ऑलमोस्ट ये। तो ये हम इंशाल्लाह साइकोएनालिसिस के लॉन्ग टॉपिक में तैयार करेंगे। ये अभी सिर्फ स्कूल ऑफ थॉट है जिसके अंदर आपने इंट्रो लेना है अपने सब स्कूल ऑफ थॉट्स का। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म प्रपोज बाय द जोहन बी वॉस्ट्रन। ये किस चीज़ पे बेस करता है? अब हर जो सा स्कूल ऑफ थॉट है वो एक चीज़ पे लाजमी बेस करेगा। ठीक है। हमने 1 बाय 1 सब पढ़े हैं कि कौन किस पे बेस करता है। बिहेवियरिज्म का हम पढ़ते हैं। बिहेवियरिज्म जो सा है वो कहता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जो बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इज अ बिहेवियरिज्म। नाम से ही इसके शो ऑन हो रहा है कि ये किस चीज़ पे बेस कर रहा है। बिहेवियरिज्म उसने कहा 2 तरह के होते हैं, इम्प्लिसिट एंड
इम्प्ली में क्या होता है, आप इंटरनली उसका बिहेवियर डिटरमाइन कर रहे होते हैं। एंड एक्सप्लिसिट में क्या होता है, आप एक्सटर्नल तौर पे देखिए, अगर आपसे किसी ने बात की, ठीक है, अगर उसने गुस्से में बात की है तब भी आप डिटेक्ट कर लेंगे, डिटरमाइन तो तब भी करेंगे। अगर उसने हैप्पीनेस होकर बात किया आप डिटरमाइन तब भी करेंगे। आप किसी का बिहेवियर दोनों तरीके से डिटरमाइन करेंगे। अच्छा जी, इंटरनली जो सा होता है, हमने किसी के सम टाइम आपका जो लहजा होता है ना, वो आपको बता रहा होता है कि आप अंदर से क्या बात करना चाह रहे हैं। मतलब अंदर से आप गुस्से में हैं या खुश हैं, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेशन के लिए बिहेवियर को डिटरमाइन करने के दो वे हैं, या आप इंटरनली तौर पे डिटरमाइन कर रहे होते हैं या आप एक्सटर्नली तौर पे कर रहे होते हैं। एक्सटर्नली में तो मुश्किल है ही नहीं, आपके फेस पे ही सारा एक्सप्रेशन होने लग जाता है। जो आपका फेस है वैसे ही मिरर होता है, जो कोई भी डिटेक्ट कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है आपके बिहेवियर को बाय फेस। सो बिहेवियरिज्म आगे नेक्स्ट हम करते हैं जी। बिहेवियरिज्म में हमने नेक्स्ट करना है, बिहेवियरिज्म की टू टाइप्स होती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग फर्स्ट वन, ये प्रपोज की थी आइवन पेवलोन ने ये एक्चुअली कंडीशनिंग दी थी ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, क्योंकि ये बिहेवियरिज्म था और इसने बिहेवियर पे काम किया। इसने कहा, ये जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, बिहेवियरिज्म का टोटली काम डिटरमाइन द बिहेवियर, चाहे वो इंटरनली तौर पे हो या एक्सटर्नली तौर पे। तो ये भी आइवन पेवलोन भी वही पर्सन था, इसने भी बिहेवियरिज्म पर डिटरमाइन किया था। अब इसने एक्चुअली क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ कंडीशनिंग दैट डिपेंड ऑन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर इवेंट। ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये अंडरस्टैंड करते हैं कैसे ये कह रहा है। वो कह रहा है कि आप किसी भी दो इवेंट या दो से ज़्यादा इवेंट के दरमियान कोई ताल्लुक जब बना देते हैं, डैट इज़ अ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर आप अपनी फ्रेंड के साथ किसी यूनिवर्सिटी के बेंच पे बैठे हैं या कॉलेज के बेंच पे बैठे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, और आपने प्लान किया है कि अब हम बिरयानी खाते हैं, या कोई भी आपने अपनी फेवरेट चीज़ को डिस्कस किया कि अब हम ये खाते हैं, और आप लोगों ने खा ली उस मौसम के साथ। जब कभी भी वो मौसम आपको दोबारा आपकी लाइफ में आएगा, आपको फ़ौरन से वो बिरयानी भी याद आएगी और अपनी फ्रेंड भी याद आएगी। मीन कि आपका एक इवेंट आपके दूसरे इवेंट के साथ एसोसिएट हो गया है, ठीक है। ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग अकॉर्डिंग टू आइवन पेवलोन के मुताबिक। अच्छा जी, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रपोज की थी बीएफ स्किनर ने। ये इन डिटेल इंशाल्लाह हमने लर्निंग का चैप्टर करना है, उसमें इन डिटेल हम करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग में मजीद कौन कौन सी टर्म्स हैं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लासिकल कंडीशनिंग एक सेपरेट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग की टू टाइप्स हैं। तो इंशाल्लाह इनको डिटेल में हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें हमने ओनली टच करना है कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट किसने दिया और इसमें मेन पॉइंट कौन से हैं। सो डैट ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रपोज बाय द बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर वो पर्सन था, ये भी टोटली बिहेवियरिज्म पे काम करता रहा, और इसने कहा हम डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर को। एक्चुअली ऑपरेंट कंडीशनिंग की डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसी कंडीशनिंग है डिपेंड करती है ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर को कैसे कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने कोई भी काम किया, उसका जो आपको आउटपुट मिला, उससे आपका जो सा इवेंट है वो या तो वीक हो जाएगा या स्ट्रेंथफुल हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज में जा रहे हैं, आपने अपनी टीचर को सलाम किया है और आपके टीचर ने सलाम का जवाब वेरी वेरी इम्प्रेसिव दिया है, तो आपकी कोशिश होगी हर दफ़ा हर टीचर को सलाम करने की, क्योंकि आपके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत स्ट्रेंथफुल मिले हैं आपको, और आपका वो जो सा इवेंट है वो इतना स्ट्रेंथफुल हो गया कि आप हर पर्सन को सलाम करने लग गए हैं। That is the consequences of your behavior. Behavior के consequences आपके डिपेंड करते हैं behavior पे। So that it is complete. And next one हमारे पास आता है human streak. ह्यूमन स्टिक प्रपोज बाय द कॉल रॉगर ने किया। रॉगर ने ये प्रपोज किया था। इसने क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है जो कि अब इस मॉडल पे काम भी बहुत हो रहा है। वो कहते हैं यूनिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। उनके ह्यूमन्स के पास जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो यूनिक होते हैं। ह्यूमन्स के पास फुल फ्री होते हैं, ये फुल प्रोटेशनल होता है कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कैसे करने चाहते हैं।
एक्चुअली जो सा हमारे पास अपने ह्यूमन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जो कि तमीज़ कर सकती है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। जानवरों के पास जितने भी एनिमल्स हैं उनसे हमें डिफ़र इसीलिए किया गया है कि उन्हें कुछ नहीं पता होता, उन्हें अल्लाह पाक ने ये माइंड लेवल नहीं दिया हुआ कि उन्हें पता चले दैट इज़ अ ट्रू एंड दैट इज़ अ फॉल्स, सो दैट humans is only species who have the full protection for the personal growth and fundamentally different from the animals। ये एनिमल्स से फंडामेंटली तौर पर डिफरेंट होते हैं। उसके अलावा जो कॉलर रॉगर था, इसने दी सेल्फ पे काम किया। उसने कहा इंसान अपने बारे में सोचे, अपने बारे में कुछ ना कुछ ओपिनियन देता रहे कि मैं कैसा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल उसने दी है, आई एम प्रिटी, आई एम गुड, हार्ड वर्किंग, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ humanistic psychology। So that everyone, this lecture is complete and next video is related to the history of psychology। Allah Hafiz।